सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों के दौरान, जो अलग अलग डिसीजंस आए हैं, उन विभिन्न निर्णयों के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का आधार है, जानने का साधन है। ठीक है, प्रस्तावना, जब संविधान को समझने की बात होती है, संविधान के एक्सप्लेनेशन की बात होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के दौरान ये कहा है कि प्रस्तावना, संविधान में जहाँ भी कुछ अस्पष्ट है, उस अस्पष्टता को, क्लैरिटी जहाँ नहीं है, वहाँ पर संविधान की प्रस्तावना संविधान की स्पष्टता को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो अपने विभिन्न निर्णयों के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। हालांकि बेरुबारी केस था एक मामला, उस मामले में उन्होंने नहीं माना था, लेकिन बाद में शंकरी प्रसाद और अन्य मामलों में उन्होंने माना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना को आपको एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिविल जैसे एग्जाम में पहले क्वेश्चन से राइज हो चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखें तथा उनके मर्म को समझें। ठीक है, तो प्रस्तावना है क्या? अगर बोला जा रहा है हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना दो बातों को निर्धारित करती है। प्रस्तावना के जरिए संविधान निर्माताओं के विचारों को स्पष्टता मिलती है कि भारतीय संविधान के निर्माता संविधान के जरिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है? उनके क्या उद्देश्य हैं, क्यों संविधान का निर्माण किया गया है। तो संविधान का निर्माण प्रस्तावना स्पष्ट करता है। भारतीय नागरिकों को समानता प्रदान करना है, भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करना है, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। क्लियर है? तो प्रस्तावना दो उद्देश्यों को आधार बनाती है। एक तो ये कि संविधान की प्रस्तावना के जरिए संविधान निर्माता संविधान की सहायता से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरा, संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान में विभिन्न संस्थाएं जो हैं, विभिन्न प्राधिकार जो हैं, वह उनका या उनकी शक्तियों का स्रोत कौन है। तो प्रस्तावना शुरुआती दौर में ही कहता है हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान के अंतर्गत शामिल विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान करता है, विभिन्न प्राधिकार प्रदान करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, उस अथॉरिटी, उस प्राधिकार, उन शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। और संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है? संविधान 3 प्रकार के न्याय प्राप्त करना चाहता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह न्याय बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करना चाहता है। संविधान और क्या प्राप्त करना चाहता है? संविधान 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। संविधान व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना चाहता है। क्लियर है? लेकिन उससे पहले संविधान यह निर्धारित करता है, यह विवेचना करता है, यह बताता है प्रस्तावना के जरिए कि भारत संप्रभु है। संप्रभु है अर्थात संविधान के लागू होने के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभु, सौवर्ण, अर्थात उसके ऊपर कोई भी नहीं। तो सौवर्ण का सीधा सा मतलब है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, अर्थात भारत अपने नीति निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी दबाव में कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन का जब नियंत्रण था तो भारत संप्रभु नहीं था। तो ऐसे में यहाँ पर एक बात उठती है कि क्या राज्य के रूप में हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, और फिर संवैधानिक शब्दों में भारत को भी राज्य बता रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाएगा पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक संदर्भ में, तो राज्य कौन है? क्या राज्य भारत है या राज्य फिर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाए गए 29 राज्य हैं? राज्य का सीधा सा मतलब है, अगर पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस सेक्शन को, अर्थात अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 235 के बीच का छोड़कर, या फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, यानी पंचायती राज और नगरीय निकाय, उन सब जगह पर छोड़ दिया जाए अगर राज्य शब्द को, तो राज्य शब्द भारत के संविधान में जहां भी प्रयुक्त किए गए हैं वह राज्य राष्ट्र के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। क्योंकि राज्य शब्द से संबोधित करना सामान्य अर्थ है उसके पास संप्रभुता का होना, उसका सौवर्ण होना। तो सौवर्ण होना मीन्स किसी नियंत्रण में कार्य न करना, वह अपने नीतियों को निर्धारित करने के लिए, वह अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है।
तो स्वतंत्र भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत है, ना कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाए गए 29 राज्य हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश संप्रभु नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य, जितने भी राज्य हैं वो सब राज्य केंद्र के हैसियत में है, केंद्र के नियंत्रण में। तभी तो अनुच्छेद 356 की व्यवस्था रखी गई है। तभी तो भाग 18 के अंतर्गत अगर देखिएगा तो आपातकालीन प्रावधान रखे गए, अर्थात केंद्र की संघ के एक भाग के रूप में राज्यों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र को सौंपा गया है संविधान द्वारा। तो अनुच्छेद 355, 355, तो 355 तो फिर संविधान यह अपेक्षा करता है कि केंद्र विभिन्न राज्यों की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगा। क्लियर है? तो फिर इस रूप में यह संप्रभु है, सौवर्ण है। तो इसलिए जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां राज्य शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया जा रहा है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 152, 152 से 235 या फिर पंचायती राज और नगरीय निकाय जो हैं उन सब अध्यायों या उन सब अनुच्छेदों को छोड़कर। क्लियर है? तो फिर पॉलिटी संदर्भ में, संवैधानिक संदर्भ में राज्य का मतलब है सीधा सा संप्रभु। तो इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखिए। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक, देखिए ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है ना संप्रभुत्व या संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये शब्द को आपको सीरीज में याद रखना है। ठीक है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है? फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए है तथा उन सब में व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने की। क्लियर हो रहे हैं ये? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस ऐसे भी राइज हो सकते हैं। अगर प्रीलिम की तरफ जाइएगा तो प्रीलिम की तरफ जाइएगा तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो 5 प्रकार की है, उसमें से 3 ये दे देंगे और उनमें 1 कोई और दे देगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय को शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है, 1/4 दे देगा कानूनी न्याय। क्लियर है? तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में देख रहे हैं तो प्री है। 3 नंबर के संदर्भ में देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल न्याय कौन कौन है? क्लियर है? या फिर 3 नंबर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखें, या फिर 15 नंबर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखकर उसमें छिपे निहित अर्थ को समझाएं। 15 मार्क्स। तो फिर जहां जहां जो भी बातें संप्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को डिफाइन करेंगे। क्या मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? ठीक है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, तो फिर पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? ठीक है? फिर गणराज्य, तो उससे समझाना पड़ेगा जिसका अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो फिर यहां पर हमको विवेचना उन अनुच्छेदों की भी करनी पड़ेगी जिन अनुच्छेदों के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल इन तथ्यों का या इन तत्वों को निर्धारित कर दिया गया या उनको समर्थन प्रदान किया गया।
तो अगर हम बोल रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक न्याय की बात बोल रहे हैं, तो फिर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत भी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय अर्थात अनुच्छेद 326 निर्वाचन का अधिकार है, क्लियर है। तो फिर उनके समर्थन में हमको अनुच्छेद लगाने पड़ेंगे, क्लियर है। तो हम साथ में इन अनुच्छेदों को भी जाएंगे कि कैसे क्या अनुच्छेद जा रहे हैं, क्लियर है। तो प्रस्ताव, हाँ बोलिए। समाजवादी से क्या था? हाँ, समाजवादी शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है ना। मूल संविधान अगर बोला जाए जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वह मूल संविधान में समाजवादी शब्द शामिल नहीं था। शामिल नहीं करने का अर्थ यह था कि संविधान निर्माता जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को किसी एक निश्चित अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को शामिल किया गया, लेकिन यह समाजवादी विशुद्ध समाजवाद नहीं है, अर्थात यह वह समाजवाद नहीं है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संसाधन जो हैं, विभिन्न साधन जो हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होता है। बल्कि समाजवादी का संदर्भ यहाँ है कि जो भी व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनके मध्य लाभों का वितरण एक समान रूप से किया जाएगा, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत के अनुरूप कर दिया जाएगा, अर्थात उनके हक को नहीं मारा जाएगा। यह समाजवादी शब्द उस अर्थ में, न कि यह समाजवादी शब्द एक कम्युनिस्ट कंट्री के संदर्भ में जहां संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होता है, क्लियर है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। सोशलिस्ट रूस में, यूएसएसआर में था, जैसे चाइना में है, क्लियर है, ठीक है। तो एक एक शब्द को अपने को जाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये प्रस्तावना वही है जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही संविधान की प्रस्तावना बना है, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में ये कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अर्थात यह हम भारत के लोग, यह बताता है कि संविधान का निर्माण किसने किया है, अर्थात संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, भारत की जनता, ठीक है। तो यह हम भारत के लोग, तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। हम भारत के लोग मीन्स संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा किया गया है। और दूसरा, संविधान की शक्ति का स्रोत। पूर्वा, आप ठीक क्लियर है? ये संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? स्रोत भारत की जनता है। ठीक है। तो फिर यहां प्रस्तावना को समझिए कि प्रस्तावना क्या है, यानी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। तो प्रस्तावना के उद्देश्य है कि संविधान निर्माता क्या प्राप्त करना चाहते हैं संविधान निर्माण के द्वारा, और संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, उसी का आंसर किया कि हम भारत के लोग। तो संविधान में शक्ति, चूंकि संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया, संविधान सभा कौन थी, भारत की जनता का प्रतिनिधि था, ठीक है। तो जब भारत की जनता का प्रतिनिधि था और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया है, तो फिर संविधान में वर्णित विभिन्न संस्थाएं जो हैं और उन विभिन्न संस्थाओं को जो शक्तियां दी गई हैं, पावर्स जो हैं, अथॉरिटी जो हैं, उनका स्रोत भी भारत की जनता है, अर्थात संविधान है। तो फिर भारत की जनता ने उनको पावर्स दिए हैं, इसलिए भारत में संविधान सर्वोच्च है। और अगर देखा जाए तो उस संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है, इसलिए भारत में भारत की जनता सर्वोच्च है, संप्रभु है, अर्थात उसके ऊपर कोई नहीं है। क्लियर है? तो यहां उद्देश्य
तो संविधान पहला उद्देश्य क्या था प्रस्तावना का कि संविधान निर्माता संविधान द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा संविधान में या संविधान का स्रोत कौन है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो उद्देश्य प्रस्तावना के जरिए स्पष्ट होते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुई है? अब ये प्रस्तावना बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना है आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेंटी है। तो सॉवरेंटी है मीन्स अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, बल्कि भारत किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत की जनता स्वतंत्र है। तो वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बात हुई। क्लियर है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक अर्थात भारत की जनता यह चयन करेगी, यह निर्वाचन करेगी। भारत की जनता सरकार को निर्धारित करेगी। भारत की जनता के द्वारा वोटिंग किया जाएगा। अब उस वोटिंग का आधार क्या होगा यह संविधान बताएगा। तो वोटिंग का आधार एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो रहेगा, अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत की जनता भारत में शासन कार्य को करने के लिए भारतीय सरकार का चुनाव करेगी, निर्वाचन करेगी। तो लोकतंत्रात्मक स्वरूप होगा। क्लियर है? लोकतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष मीन्स वहां पर बोल रहा है धर्म की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में देखा आपने, धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को तब तक संविधान निर्माताओं के अनुसार तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता था जब तक राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, यह निर्धारित ना किया जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन हम आगे देखेंगे जब मौलिक अधिकार में आएंगे कि पंथ निरपेक्षता का मतलब सीधा सा यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म व पंथ के मान्यताओं को अपने अनुरूप, उन मान्यताओं को अपने अनुरूप मानने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन वहां पर फिर एक रिस्ट्रिक्शन होंगे कि स्वतंत्रता इस रूप में नहीं होगी जिससे किसी का अहित होता हो या अंधविश्वासों को प्रश्रय मिलता हो, सुपरस्टिशियस ट्रेडिशंस जो हैं उनको बढ़ावा मिल रहा हो। तो उस अर्थ में वो फिर गलत होगा। तो इसी संदर्भ में आप बहुत पहले एक घटना घटी थी सबरीमाला में, है ना। सबरीमाला में अक्सर भगदड़ मचती है। तो एक दिव्य ज्योति वहां सबरीमाला मंदिर के पास जो पर्वत है वहां पर जलती थी, दिव्य ज्योति, ठीक है। और वो दिव्य ज्योति कुछ समय के लिए जलती थी और उसे देखने के लिए माना जाता है कि ये ईश्वर की ज्योति है और जो इसे देख लेगा उसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। इस ज्योति को कुछ सेकंड के लिए जलते हैं। इस ज्योति को देखने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, भगदड़ मच जाती थी और हर साल ये घटना घटती थी, ठीक है। तो यहां पर पंथ निरपेक्ष जो बोल रहा है या फिर अनुच्छेद 25 से 28 हम आगे आएंगे धीरे धीरे करके, मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी ऑफ रिलीजन जो है,
अनुच्छेद 25 से 28, उसके अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन। प्लस आपने देखा पंथ निरपेक्षता, तो आप अपने धर्म की मान्यताओं को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु मानी जाने वाली स्वतंत्रता किसी अन्य धर्म के प्रश्रय में या फिर एक सामान्य जो सामाजिक विकास के लिए जो रास्ते हैं या जो प्रक्रियाएं हैं या सामान्य व्यवस्था को चलाए जाने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। साथ ही समाज में अंधविश्वासों का खात्मा होना चाहिए, अंधविश्वासों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसके अंतर्गत इसको माना गया, लेकिन ये लगातार भगदड़, तो फिर केरल उच्च न्यायालय ने इनको नोटिस जारी किया। सो मोटो, स्व संज्ञान लिया। हम देखेंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जब मौलिक अधिकार आएंगे, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सो मोटो, स्व संज्ञान मीन्स पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से लोकहित के संदर्भ में न्यायालय स्वयं भी किसी मामले को अपनी सुनवाई के लिए बुला सकता है, ले सकता है। वो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ सुन के ही ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये जो मंदिर प्रशासन था उसे और केरल राज्य सरकार उनको नोटिस जारी किया गया कि आप बताइए कि है क्या ये दिव्य ज्योति। अब मंदिर प्रशासन भी घबरा गए कि ये तो पूरी असलियत ही निकल जाएगी, क्योंकि भगवान की ज्योति तो कुछ है नहीं। काफ़ी आनाकानी किया कि नहीं बताया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय तो हर साल इस तरह की भगदड़ और लोगों की मृत्यु से बहुत थक गया था, बोला नहीं बताइए। फिर उन्होंने हलफनामा दायर किया और उसमें बताया कि केरल में राज्य विद्युत मंडल जो है, राज्य विद्युत मंडल या विद्युत विभाग की सहायता से जलाया जाने वाला, कुछ सेकंड के लिए पहाड़ पर जलाया जाने वाला एक बहुत सशक्त भेपर लैंप है। ठीक है, हालांकि आस्था में कोई गिरावट नहीं हुई, वैसे ही रहा, आस्था वैसे ही बनी रही। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान निर्माताओं के विचारों का स्रोत है। ओवरऑल क्या मानना चाहता है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान को अगर समझना है, भारतीय संविधान की मूलभूत बातों को समझना है तो उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। उसकी प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो फिर पंथ निरपेक्षता, लेकिन कंडीशन कि ठीक है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ने के लिए किसी विशेष प्रकार की सहायता देगा, अनावश्यक चंदे की मांग भी नहीं करेगा। क्लियर है, तो पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। तो गणराज्य रिपब्लिक, तो गणराज्य मीन्स जिसका अध्यक्ष निर्वाचित होगा, गणराज्य। तो गणराज्य बनाने के लिए क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे लाइन, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हाँ, तो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है, लेकिन यह न्याय की प्राप्ति कब संभव है, जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। तो इसलिए बाद में राष्ट्रीय एकता की जगह पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो 2 शब्द हैं, और राष्ट्रीय एकता की जगह पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और प्रतिस्थापित किया गया। क्लियर है। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति कब संभव है, जब भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव या लिंगात्मक भेदभाव ना हो, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड। ठीक है, साथ ही कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ ना हो जाए, अर्थात नाम के संदर्भ में, प्रदर्शन के संदर्भ में। आपकी अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी के अनुसार आप पुरस्कृत होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पुरस्कार आपको एक सामान्य व्यक्ति से अलग व्यक्तित्व प्रदान करे।
इसलिए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 में जातिगत भेदभाव की मनाही, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनटचेबिलिटी है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता की समाप्ति, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अस्पृश्यता की समाप्ति, लेकिन सिर्फ उसी से नहीं बल्कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत टाइटल्स, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत सिर्फ शिक्षा या सैन्य मामलों के संदर्भों को छोड़कर, किंतु यह अपेक्षा की गई, संविधान निर्माताओं ने यह आशा की कि इन उपाधियों को प्रदान तो किया जाएगा, लेकिन प्रदान करने के बावजूद ये उपाधियां नाम के पहले नहीं जोड़ी जाएंगी। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ऐसा कहा जाने से, भारत रत्न ऐसा कहा जाने से सामान्य जो नागरिक हैं उनसे एक प्रकार का सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, इसे मौलिक अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया। क्लियर है? 1977 में 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो जनता गवर्नमेंट ने अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, अर्थात इन चार उपाधियों भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको बंद कर दिया। किंतु पुनः जनता गवर्नमेंट के बाद इंदिरा गांधी की सरकार जब आई तो उन्होंने फिर से इसे लागू कर दिया। वर्तमान समय में यह सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। किंतु अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां प्रदान की जाने वाली उपाधियां नाम के पहले नहीं जोड़ी जाएंगी, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया है, वह उसका उल्लंघन होता है। तो सामाजिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय मीन्स सबको रोजगार के अवसर की समता होगी। तो रोजगार के अवसर की समता अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। तो लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यह लोक नियोजन में अवसर की समता राज्य को आवश्यक समझे जाने पर एक प्रकार की भेदभाव करने की इजाजत देता है। तो अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद आर्टिकल 16(4), ठीक है, 16(4). तो 16(4) क्या कहता है कि राज्य समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक समझे जाने पर आरक्षण की व्यवस्था, लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? साथ ही भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से ऐसा प्रयास करेगा। तो कैसा प्रयास करेगा? ताकि आर्थिक न्याय की प्राप्ति को सफल बनाया जा सके। क्लियर है? तो समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, समान वेतन, आर्थिक न्याय की संकल्पना को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय मीन्स किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक अधिकार जो है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो फिर अनुच्छेद 326 की व्यवस्था की गई, 326, और आर्टिकल 326 के तहत यह व्यवस्था करके यह किया गया कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? अब है यहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो उस स्वतंत्रता को भी आपको सीरीज में याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर वो जो टाइटल की बात की थी ना, आर्टिकल 18 डॉक्टर और ये पीआर और बीआर जो लगाते हैं टाइटल में नहीं आ रहे। नहीं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यही उपासना, यहाँ पहले उपासना आ जा रहा है। उपासना की स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह नहीं है, यह निर्धारित नहीं है
कि आप अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का पालन करने के लिए किसी दूसरे या लोक व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल डालें। तो देखते हैं कैसे विसर्जन के लिए जाते हैं तो सड़क जाम हो जाता है। ये सब अनुच्छेद 25 से 28 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये विश्वास वही है जो अलग अलग पंथों के अंतर्गत अपने तरीके से मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। क्लियर है? लेकिन यह फिर जैसे अभी अनुच्छेद धारा 66A है ना, धारा 60 सूचना के अधिकार के तहत, जिसको अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना। याद आ रहा है? जैसे बाल ठाकरे की मृत्यु हुई, तो बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो 2 लड़कियों ने ट्वीट किया था ना, जिस पर गिरफ्तार कर ली गई थी, बहुत हंगामा हो गया था क्योंकि मुंबई पूरा ठप हो गया था, है ना। या फिर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, है ना, तो एक कार्टूनिस्ट थे ना, उन्होंने वो किया था। या फिर एक कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने 3 शेर जो भारत के वो दिखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, शेर की जगह पर भेड़िया बना दिया था। असीम त्रिवेदी, हाँ, असीम त्रिवेदी ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सब क्या थी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निश्चित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो धर्म का हो गया, और उपासना वही चीज़ है, मान्यताएं हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है, रुकावट है, लिमिटेशंस हैं कि आप मानिए लेकिन अंधविश्वास में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा नहीं होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई विशेष प्रयास करेगा। राज्य की नज़र में सभी धर्म एक समान होंगे। क्लियर है? सर, ये जो भोजशाला का मामला है, तो इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता का भोजशाला, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का है मामला, है ना। पर दोनों राजनीतिक संदर्भ ज़्यादा हो गया है ना, ये तो राजनीतिक संदर्भ ज़्यादा हो गया है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रहेगा, वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, ठीक है, पूजा भी कर लो और वो भी कर लो। हिंदू वाले की दिन भर करेंगे, राजनीतिक है, ये तो हर साल ही होता है ना, तो ये राजनीतिक मुद्दे हो गए हैं, है ना। बाकी अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इसको शामिल किया जा सकता है ना। तो अगर इस संदर्भ को अगर लिखना है तो हालांकि करके जोड़ेंगे, है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत शामिल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है ना, तो फिर लिखिए कि हाँ बिल्कुल है। अनुच्छेद 25 से 28 जब आप पढ़ लेंगे तो उसकी विवेचना कीजिए उसमें, और हालांकि करके जोड़ दीजिए। हालांकि यह मामला वर्तमान राजनीतिक संदर्भों में पूर्णतः राजनीतिक हो गया है ना, जिसे विभिन्न राजनीतिक दल अपने वोट बैंक का आधार मानने लगे। ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं रख सकते कि अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कारण ही विवादित है, बल्कि यह राजनीतिज्ञों के कारण विवादित है। क्लियर है? सर, आगे की जब मृत्यु हुई थी तब लड़कियों ने क्या ट्वीट किया था सर? ऐसे इंसान पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, इसके लिए मोबाइल रखने के लिए। तो जैसे अभी ये सियाचिन बूस्ट कैंप हुआ, उसमें 10 आर्मी जो तक हो गए थे, तो उसको निकालने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने वो ट्वीट कर दिया, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता को आप उसके अंतर्गत ही जोड़िए, लेकिन अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है उसके अंतर्गत आने के बावजूद अनुच्छेद 16(4) भी यहाँ शामिल है, और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो एक्सेप्शन रहेगा अपवाद के रूप में होंगे, उनकी विवेचना यहाँ की जाएगी। ठीक है,
प्राप्त करें तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो बंधुता शब्द को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, राष्ट्र की एकता या अखंडता के लिए बंधुता की आवश्यकता हो, लेकिन यह बंधुता तब तक संभव नहीं है, फ्रेटर्निटी बंधुता तब तक संभव नहीं है जब तक कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति न हो। यह बंधुता तब तक संभव नहीं है जब विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को प्रदान न किया, सुनिश्चित न कर दिया जाए। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक अलग भाग के रूप में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। साथ ही भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य से भी अपेक्षा की है कि राज्य उन मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। लेकिन राज्य से यह अपेक्षा किया है संविधान निर्माताओं ने कि राज्य के पास जैसे ही संसाधन पर्याप्त होंगे, राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मानव अधिकार या विभिन्न अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाने का प्रयास करेगा। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21A या 21 क देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो जैसे ही राज्य को ऐसा लगा कि संसाधन पर्याप्त हो गए हैं, 86th अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, और शिक्षा का मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार जो था वह मौलिक अधिकार बना दिया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्लियर? और राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस्ड। ठीक है, क्योंकि एकता और अखंडता, तो अखंडता यूनाइट होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? और ये सारे प्रयास बंधुता, फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के संदर्भ में, लेकिन यह फ्रेटर्निटी, यह बंधुता निश्चित रूप से 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने से। अगर बोला जा रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा, गरिमा, व्यक्ति में गरिमा को भरने या गरिमा को सुनिश्चित करने, तो गरिमा कब सुनिश्चित होगा? जब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो बातें शामिल की गई है, मीन्स अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, अर्थात सामाजिक न्याय प्रदान करना है। जब तक सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक गरिमा सुनिश्चित कैसे होगा? क्लियर है? इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल को जानने का एक आधार है। क्लियर है ये बातें? सर, जो न्याय की बात करी, सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा समता की बात करी, ये कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक न्याय की बात है, जैसे आपने बोला कि कुछ नाम उपलब्धि हैं वो आगे नहीं जुड़ सकते ताकि एक दूसरे के बराबर देखें, और प्रतिष्ठा की समता, तो प्रतिष्ठा जब ये चीज़ आती है तो अपने आप होती है, तो उसके सुनिश्चितता के लिए इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने 2 आधारों को अलग रखा है। एक विद्वता के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष उपलब्धि को हासिल करने पर जो दिए जाने वाले अलंकार हैं वो, और एक सैन्य मामले। इसके अलावा सामान्य नागरिकों से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार की उपाधियों की मनाही की गई है, लेकिन फिर भी शिक्षा और सैन्य मामलों के होने के बावजूद नाम के पहले जोड़े जाने के से मनाही किया गया है। ठीक है, तो और प्रतिष्ठा मीन्स सिर्फ यही नहीं है, प्रतिष्ठा सामाजिक न्याय के से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी को जाति सूचक शब्द से संबोधित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रतिष्ठा पर आघात है, उसकी गरिमा पर आघात है, इसलिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी तभी विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। अगर व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है, क्लियर है, अनुच्छेद 17 का पालन नहीं किया जा रहा है, तो फिर व्यक्ति निर्भीक रूप से कैसे अपने विचारों को प्रकट कर सकते? क्लियर है नहीं?
अभी भी तथाकथित भागों में, जैसे एमपी में ही देखिएगा तो भिंड मुरैना साइड में अभी भी अनुच्छेद 17 का दुरुपयोग होता है। आपने अगर आमिर खान का वो देखा होगा सत्यमेव जयते, तो उसमें बिल्कुल निर्भीक रूप से बनारस के किसी मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने सीधा कहा था कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते। जाति आधार पर ही वो एपिसोड था, जातिगत भेदभाव के आधार पर उन्होंने क्लियर कहा था, है ना। या फिर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, वो ओडिशा के एक मंदिर में गए थे, मंदिर के दरवाजे पहले ही लॉक करके भाग गए। कोई मंदिर भी खुलवाया था। क्लियर। तो ये लिंगात्मक भेदभाव भी है। अभी जैसे सनी सिग्नापुर का जो मामला चल रहा है, वो क्या है? लिंगात्मक भेदभाव, जबकि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्लियर कर रहे हैं संविधान कि किसी भी प्रकार का लिंगात्मक भेदभाव उपयुक्त नहीं। तो सब संविधान के उल्लंघन के उदाहरण है, समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? अब एक बार